Hi everyone, welcome to our YouTube classes। जैसे कि हमने सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू कर रखी है, तो उसके 2 चैप्टर हमारे हो गए थे। थर्ड चैप्टर हाफ हमने कल डिस्कशन किया था, जिसमें हमने मेन पॉइंट ये समझे कि किस प्रकार से जो मनुष्य था वो आरंभ में उसने खेती करना शुरू किया, या फिर किस प्रकार से उसने पशुओं को पालना शुरू किया। तो कल हमने जो थर्ड चैप्टर डिस्कशन किया था हाफ, उसके अंदर मेन इन दो ही बातों के ऊपर डिस्कशन किया है। पहला कि वो कृषि करना कैसे शुरू किए, वो कृषक कैसे बने। दूसरा, उन्होंने पशुओं को पालना कैसे शुरू किया, वो पशुपालन कैसे बन गए थे। इन दो चीजों के ऊपर कल हमने डिटेल से डिस्कशन कर लिया। ये टॉपिक हमारे कल हो चुके हैं, ठीक है। आज जो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक करेंगे वो हम ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन की ओर अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक का मीनिंग क्या है कि मनुष्य ने अपना घुमक्कड़ वाला जीवन छोड़कर स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे की। क्यों सोचा उसने ये बात कि अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए दिन लंबी लंबी यात्राएं करते रहते हैं, इसकी तुलना में अगर हम एक ही स्थान के ऊपर रहकर अपने स्थायी जीवन की शुरुआत करें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यानी कि मनुष्य के मन में दिमाग में इस प्रकार की जो बातें आई वो क्यों आई थी, क्यों उसने सोचा स्थायी जीवन के लिए। ठीक है, तो हम जैसे इसमें देखते हैं क्या है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम। ये बात ध्यान में रखना, ये जो मतलब क्या है, एक जगह है जो कि कश्मीर में है इन प्रेजेंट के अंदर, बुर्ज होम। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ये पॉइंट पूछा जाता है। और अगर हम इसकी बात करें पुरा स्थल की, पुरा पाषाण काल की, तो उसके अंदर भी ये स्थान पूछा जाता है। कई बार क्या होता है सीटेट के अंदर क्वेश्चन के अंदर मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कोई जगह है उसको ये बताना होता है कि ये किस स्टेट के अंदर है इन प्रेजेंट के अंदर। इस बात को ध्यान में रखना कि बुर्ज होम नाम का जो स्थान है वो इन प्रेजेंट में कहाँ पे है, कश्मीर में है। ठीक है, के लोग खड्डे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्त आवास कहा जाता था। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना कि गर्त आवास क्या होते हैं। तो कश्मीर के अंदर बुर्ज होम नामक स्थान के ऊपर जो लोग रहा करते थे वे क्या करते थे, जमीन में एक खड्डा खोदते थे, वहां पर अपना वो घर बना लिया करते थे। तो उसी को ही क्या नाम दिया गया है, गर्त आवास का नाम दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के अंदर, ये वाला क्वेश्चन जो है ये सीटेट के अंदर पूछा गया है कि गर्त आवास किसे कहते हैं। तो अगर हम गर्तावास की बात करें तो क्या होता है, बुर्ज होम के अंदर जो जमीन के नीचे लोग घर बनाकर रहा करते थे उसी को क्या नाम दिया गया, तो उसी को गर्त आवास का नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखो, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या उनके अंदर सीढ़ियों की भी व्यवस्था की गई थी। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम से भी सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लोग इसलिए करते थे ताकि वे मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। देखो, अभी इसके अंदर क्या कहा है कि जो पुरातत्वविद थे उनको घर के बाहर दोनों साइड में आग जलाने के भी प्रमाण मिले हैं। शायद हो सकता है वो उस समय एक तो मांस को पकाकर खाते थे, दूसरा वो आग इसलिए जलाते थे ताकि जो जंगली जानवर है वो आग से डरकर दूर भाग जाए, वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। घर के पास में आग जलाने के लिए दो विकल्प थे उनके पास में, पहला वो अपना भोजन पकाकर खाते थे, दूसरा वो जंगली जानवरों से भी इसके थ्रू अपनी रक्षा करते थे। तीसरा क्या है, ठंड के मौसम में उनका जो घर था वो गर्म रहता था क्योंकि बाहर आग जल रही है। तो ये इसके मेन कारण हो सकते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले, इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। इन्हें नव पाषाण युग के माना जाता है। अब ये देखो यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी चीज ऐसी है जो हमें ये बताती है कि ये औजार पूरा पाषाण काल का है, ये औजार नव पाषाण काल का है। क्योंकि दोनों के अंदर एक डिफ्रेंशिएट, दोनों की जो बनाने की तकनीक थी वो अलग अलग थी। इसलिए पुरातत्वविदों ने कहा शायद ये जो औजार है ये पूरा पाषाण काल में बनाया गया है और ये वाला जो औजार है ये नव पाषाण काल में बनाया गया, क्योंकि दोनों को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की तकनीकी का यूज किया गया था।
इनमें वे औजार भी शामिल थे जिनकी धार को और अधिक पेना करने के लिए उनके ऊपर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस बात को भी ध्यान में रखना कि औजार के ऊपर पॉलिश क्यों चढ़ाई थी। उनको और अधिक पेने का मतलब है और अधिक उनको तीखा करने के लिए, शार्प करने के लिए उनको क्या करते थे, उनके ऊपर पॉलिश का लेप कर देते थे। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्न अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। एक ये ध्यान में रखना कि ओसली और मूसल का यूज क्यों किया जाता था। कई जो बच्चे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि ओखली और मूसल क्या होते हैं, तो जो हमारे घर में जिस प्रकार से सिलवट्टा यूज होता है ना, उस तरह से ही आजकल तो मिक्सर आ चुकी है, इसलिए ओखली मूसल नहीं देखे होंगे। लेकिन जो अगर हम विलेज एरिया की बात करते हैं तो वहां पर ये हमें मेनली देखने को मिलती है ओखली मूसल, क्योंकि शहरों में तो हमें मिक्सर ही देखने को मिल रही है। बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि ओखली मूसल क्या होते हैं। इसलिए ओखली मूसल का यूज वो अनाज को पीसने के लिए या दूसरे जो खाद्य पदार्थ थे उनके लिए किया करते थे। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ जो औजार होते थे वो पत्थर से बनाए जाते थे, कुछ औजार जो होते थे लकड़ी से बनाए जाते थे, कुछ औजार जो होते थे वो किससे बनाए जाते थे, जानवरों की हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग में पत्थरों के कई प्रकार से मिट्टी के बर्तन भी मिले और नवपाषाण काल के अंदर हमें क्या है, मिट्टी के बने हुए बर्तन भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था। अलंकरण का अगर हम इन्हें देखें, यानी कि उनको जो बर्तन होते थे उनको सजावट, उनकी सजावट करने के लिए उनके ऊपर बेसिक, जैसे मैंने सेकंड चैप्टर में आपको शैल चित्रकारी का चित्र दिखाया था ना, तो उस प्रकार के इसके अंदर चित्र बना दिए जाते थे। ये इसलिए कहा गया है, ठीक है, कि उनके ऊपर क्या किया जाता था, तो उनके ऊपर अलंकरण का यूज किया जाता था। अलंकरण पता है कैसे होते थे, जैसे इस तरह से वो ना, इस तरह से करके ऐसे ये बनाते थे। जैसे ये कहती है, अब ये क्या है, ये कोई घोड़ा है जिसके ऊपर कोई बैठा है, ये इसके पैर है। इस प्रकार से अलंकरण बनाया करते थे। ये शैल चित्रकारी के शख्स है और इसी प्रकार के अलंकरण वो अपने बर्तनों के ऊपर बनाते थे। क्यों? ताकि वो देखने में सुंदर दिखे। इस कारण से वो अलग अलग चीजों का यूज कर रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना खाने के लिए करने लगे। यानी कि पहले तो बर्तनों का यूज किसी सामान को रखने के लिए किया जाता था और बाद में उन्होंने क्या किया, उन बर्तनों के अंदर खाना खाना भी शुरू कर दिया। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का मुख्य मतलब हिस्सा बन गए थे। अगर हम देखें आहार और वसा जैसे होते हैं तो उनके अंदर किसका यूज किया जाता है, चावल, गेहूं और दलहन। आहार के रूप में मनुष्य किसका यूज करता है, चावल का, गेहूं और दलहन का यूज करता है। इसके साथ साथ में लोग कपड़े भी बुनते थे, यानी कि उन्होंने एक व्यवसाय करना भी शुरू कर दिया था, कपड़े बुनना। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक समान ही आए? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री और पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। यानी कि हर जगह जो होने वाले परिवर्तन थे पूरा पाषाण काल के अंदर, वो हमें एक जैसे ही देखने को नहीं मिलते हैं। हर जगह अलग अलग प्रकार से लोगों ने परिवर्तनों को धीरे धीरे अपनाना शुरू किया था। ये नहीं कि हर जगह पे एक ही समान लोग कर रहे थे। कहीं पर मनुष्य कुछ अगर आखेट करके अपना काम कर रहा था, कहीं पर उन्होंने वस्त्र बनाने शुरू कर दिए थे, किसी ने कपास के पौधे को उगाना शुरू किया, तो किसी ने उनको काटना शुरू किया। यानी कि हर जो मनुष्य थे उनके अंदर हर एक जगह के ऊपर पूरा पाषाण काल में अलग अलग परिवार के प्रकार के हमें परिवर्तन देखने को मिले। धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहे थे लेकिन वो अलग अलग प्रकार के थे, एक जैसे नहीं थे। अन्य रीति रिवाज, यानी कि दूसरे और कौन कौन से रीति रिवाज थे जिनको मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता था, फॉलो किया जाता था। तो देखो, पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बात में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया जिसमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रखते हैं, जिन्हें जिन्हें जनजाति कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर ये पूछा है जनजाति क्या होती है, तो जनजाति के अंदर जो कृषि करने वाले थे और जो पशुओं को पालने वाले थे, उन सभी को मिलाकर एक समूह बना दिया, जिसे क्या नाम दे दिया, जनजाति का नाम दे दिया।
विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानती है जो संवत पहले ही प्रचलित था। यानी कि विद्वानों ने क्या देखा कि ये जो आदिवासी जनजाति जिन लोगों को इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा ये इस प्रकार के रीति रिवाजों को मानते हैं जो रीति रिवाज क्या है, मतलब आज जिस प्रकार के रीति रिवाज है उनसे काफी अलग तरह के रीति रिवाज देखने को मिल रहे हैं, इसलिए उनको जनजाति कह दिया इन्होंने। नीचे देखो क्या लिखा है कि जनजाति क्या होती है। जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ये तो हमने ज्यादातर टीवी सीरियल में भी देखा होगा कि वो जो अलग अलग अपने ट्राइब्स के अंदर रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रहण, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं, जिसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम किया जाता है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि चिड़िया जो होती थी ना वो फसलों के दाने खा जाती है, इसलिए कोई ना कोई उनको क्या है शोर करके उनको पौधों के ऊपर बैठने नहीं दिया जाता है। महिलाएं फसल दबाकर अनाज कूटती पीसती थी। किसके अंदर अनाज कूटती पीसती थी वो? ओंखली और मुसल के अंदर। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवर की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियां बुनने, औजार, झोंपड़ियां बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यानी कि ये जो जनजातियां हैं ये इस प्रकार का जीवन व्यतीत करती हैं जैसा कि जो आम जो लोग हैं वो ऐसा जीवन व्यतीत नहीं करते, उनसे अलग जीवन व्यतीत करती थी ये जनजातियां। देखो क्या है आगे नेक्स्ट। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है, यानी कि उनके उनके बस्ती के अंदर जो एक ज्यादा एज के अंदर है या ज्यादा शक्तिशाली है या ज्यादा वो क्या है सम्मानित व्यक्ति था, तो वो उसको अपना नेता मान लेते थे। ठीक है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। अगर कोई महिला है जिसके पास में अलग से कोई अपॉर्चुनिटी होती थी उसको भी अलग से अधिकार दिए जाते थे। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं, यानी कि हमसे थोड़ी ज्यादा अलग होती हैं आम लोगों से। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां और चित्रकारी भी शामिल होती हैं। वे अपने देवी देवता भी उनके अलग से होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, यानी कि वो एक प्राकृतिक जीवन व्यतीत व्यतीत करते हैं। उनके पास में हमारे जैसे सोने चांदी, प्लाट, जमीन इनकी संपत्ति नहीं होती है, बल्कि उनके पास में खाने के लिए है, पीने के लिए पानी है, सोने के लिए जगह है, सिर्फ वही उनकी संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ में करते हैं। इसमें गरीब और अमीर की कोई खास अंतर नहीं होता है, इसलिए जनजातियां समाज अन्य समाज से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। ठीक है। अब ये एक मेहरगढ़ की स्टोरी दी गई है। ठीक है। मेहरगढ़ की जो ये स्टोरी दी गई है ये सीटेट एग्जाम के अंदर कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेहरगढ़ की स्टोरी। मेहरगढ़ इन प्रेजेंट के अंदर कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है ये। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा समतल स्थान है। अगर पूछ ले मेहरगढ़ के पास में कौन सा दर्रा है तो बोलन दर्रा है। ठीक है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां वे स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले, यानी कि मेहरगढ़ वो स्थान है जहां पर सबसे पहले हमें जो फसल थी उसको उगाने के साक्ष्य मिलते हैं, उस स्थान को मेहरगढ़ कहा है। यहाँ खुदाई से में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, जिसमें हिरण, सुअर, यानी कि ये क्वेश्चन ध्यान में रखना कि पुरातत्वविद जब यहाँ पर खुदाई कर रहे थे उन्हें सबसे पहले किस जानवर की हड्डियां मिली थी? हिरण और सुअर की है। इसके बाद में स्तरों में भेड़, उसके बाद में किसकी मिलती है? यानी कि पहले जो मिली थी वो हिरण और सुअर की हड्डियां मिली थी, दोबारा किसकी मिलती हैं? भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिलती हैं। उसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की भी हड्डियां मिली है और उसके बाद में कुछ क्या है मवेशियों की हड्डियां मिली है, यानी कि वो मवेशी उनको क्या है चराने का काम करते थे। इसमें ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालते थे।
मेहरगढ़ के इसके अलावा चौकार और आयताकार, चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी। मेहरगढ़ के अंदर घर कैसे होते थे, या तो क्या होते थे, चौकोर होते थे ऐसे, या फिर वो कैसे होते थे, आयताकार होते थे। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे, जिसमें संभवतः कुछ के अंदर भंडारण, यानी कि क्या है, एक घर के अंदर या तो 4 कमरे होते थे या 5 कमरे होते थे, उनके अंदर एक एक भंडारण के लिए अलग से घर बना दिए जाते थे, जहां पर वो अपनी फसल को स्टोर करने का काम करते थे। अगर हम राजस्थान के अंदर देखें, जो मतलब ज्यादा पिछड़े जो इलाके हैं राजस्थान के अंदर, या राजस्थान के अंदर जो अभी भी पुरानी चीजों को मानते हैं, तो वहां पर आज भी हमें भंडारण के लिए एक अलग से रूम देखने को मिलता है, जहां पर वो अपने अनाज को 6 महीने का जो भी अनाज होता है उसको स्टोर करते हैं। गाँव देखो, क्या गाँव किसे कहा जाता है? गाँव की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो गाँव का मीनिंग क्या है? गाँव का मीनिंग होता है कि जहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है कृषि कार्य के अंदर लगे हुए होते हैं। जहाँ मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो कृषि कार्य के अंदर लगे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या है? गाँव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? गाँव कहा जाता है। अब ये कहता है पहले और बाद के अंदर एक स्तर दिखाई देता है। ठीक है, पहले और बाद के अंदर क्या दिखाई देता है? एक स्तर दिखाई देता है। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले है और कौन से स्तर क्या है, कौन से स्तर पहले है और कौन से स्तर जो है बाद के हैं? इस चित्र के अंदर दिखाई गई हैं। ठीक है, ये देखो इसमें क्या बताया गया है। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया, यानी कि लेवल 4 के ऊपर रहना शुरू किया उन्होंने। आमतौर पर लोग जहाँ रहते थे, घर टूटने पर दोबारा वहीं पर बना लेते थे, यानी कि अगर लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका घर टूट गया तो वो यहीं पर उसको साफ करके दोबारा घर बना लेंगे। टूटे-फूटे सामान और कूड़ा-करकट को भी घरों के आसपास ही जमा कर देते थे। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे-धीरे ऊंची होती चली गई और फिर सैकड़ों वर्षों के बाद में एक वहां पर टीला बन गया। यानी कि जब उनका जो भी क्या है, जब मकान को वो मतलब पुराने मकान को साफ करते थे, जो भी उसके अंदर कूड़ा करकट या मलबा निकलता था उसका, तो उसको एक जगह पे इकट्ठा करते रहते थे, करता रहते थे, वो धीरे धीरे लेयर टू लेयर होता गया और वो एक टीले के रूप में बन गया। ये बताया है इसमें। ठीक है, कि उसने किस चीज का रूप ले लिया, तो उसने एक टीले का रूप ले लिया, जैसे ये बताया है इस तरह से। उसके बाद में देखो, इसीलिए जब टीले की खुदाई अ, होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद एक टीले की जब खुदाई होती रहती है, तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना, यानी कि जब उस टीले की खुदाई की, तो जो उस टीले के अंदर सबसे नीचे का जो लेवल है, उसको सबसे पुराना लेवल माना गया। उसके बाद के स्तर और बाद के युग के होते हैं, उन्हीं इसी यही ऊपरी और निचली सतह आमतौर पर स्तरों के रूप में डिवाइड की गई है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ओनली फॉर रीडिंग है कि एक बार आप इसको पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से। वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है कि क्या था, यानी कि इसके अंदर क्या है, जब लोग अपने पुराने घर को साफ करके नया घर बनाया करते थे, तो वो क्या करते थे, उसका मलबा उसके आसपास के क्षेत्रों में ही इकट्ठा करते थे। जैसे जैसे वो मलबा इकट्ठा करते गए, वैसे उसने एक टीले का रूप ले लिया, और जब उस टीले की खुदाई हुई तो ये पता चला जो नीचे की परत है वो सबसे पुरानी है, यानी कि सबसे पहली परत वो ये, उसके बाद में उसके ऊपर क्या है, परदर परत ये टीला जो है ये बनता गया था। यही बात है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सी टेट के अंदर क्वेश्चन जो है ये पुट किए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मृत्यु के बाद में सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सम्मान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा। यानी कि जो पूरा पाषाण काल के जो लोग होते थे, उनका मानना क्या था कि मृत्यु होने के बाद भी क्या होता है, तो मृत्यु होने के बाद भी मनुष्य का एक जीवन होता है। मृत्यु होने के बाद भी क्या होता है, मनुष्य का एक जीवन होता है, इसीलिए वो जो भी चीजें मनुष्य यूज किया करता था वो उसकी कब्र में उसके साथ दफनाए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये क्या है, दाउजली हेडिंग के बारे में बताया है। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खसल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेटाइट पत्थर भी मिलता है।
संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल में काठ श्रम यानी कि अति प्राचीन लकड़ी के जो सख्त होकर पत्थर बन जाती है ऐसे औजारों और बर्तन भी देखने को मिलते हैं। एक ये और चीज ध्यान में रखना कि एक कब्र जो है ना वो तो ऐसी कब्र मिली थी जिसके अंदर 21 सोने के मनके दफनाए हुए थे, और एक कब्र जो थी वो ऐसी मिली थी जिसके अंदर उसकी दास और दासी को भी साथ दफनाया गया था। तो आप ये बताओ कि कब्र के अंदर मिलने वाला अलग अलग सामान क्या दिखाता है? तो अलग अलग सामान उनकी क्या है, सोशल स्टेटस को दिखाता है कि जो लोग अमीर हैं उसके साथ में तो 21 सोने के मनके मिल रही हैं। जो लोग अमीर थे उनको काम करने के लिए भी मृत्यु के बाद दास और दासी दी गई थी, लेकिन जो लोग साधारण है उनके साथ में एक बकरी मिलती है, यानी कि वो आम लोग थे। तो जिस प्रकार से समाज में जिस व्यक्ति की पोजीशन होती थी, जो स्टेटस होता था, उसी के अकॉर्डिंग क्या है कब्र के अंदर भी उसके साथ साथ में सामान दफनाया गया था। अब ये, हाँ ये वाला थोड़ा देख लेना कि तुर्की के बारे में बताया है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चलात युग है, ये कहाँ पे, तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से चमकदार पत्थर आता था, लाल पत्थर की कोड़ियां, भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि समय तक पहिए वाले क्या है वाहन का, यानी कि यहाँ तक सिर्फ पहिए वाले वाहन का विकास नहीं होता था बल्कि मनुष्य के द्वारा ढोया जाता था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आते थे, क्योंकि अभी तक व्हीकल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पहिए का विकास नहीं हुआ है। ये जो बात कर रहे हैं हम पूरा पाषाण काल की है जिसके अंदर पहिए का विकास नहीं, अभी तक सिर्फ हमें लोहे के विकास के बारे में पता चल रहा है, पहिए का विकास नहीं है। ठीक है, इसके अंदर देखो अगर ये वाले शब्दों की बात करें जो भी इंपोर्टेंट शब्द है तो ये मैंने बता दिए। कृषक कैसे बने थे, पशुपालक कैसे बने, उन्होंने खेती करना शुरू किया। नवपाषाण युग क्या है, बर्तन कैसे थे, जनजाति क्या है, गांव क्या है, घर और कब्र के अंदर भी किस प्रकार की अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये चीजें तो हमने अभी डिस्कशन किया, कुछ कल कर ली थी। हाँ, एक इस चीज को जरूर आप ध्यान में रख लेना, ये बताया गया है इसमें। हाँ ये वाला, मेहरगढ़ के अंदर बस्ती का आरंभ कब से माना जाता है, 8,000 साल से लेकर 8,000 साल से माना जाता है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब से माना जाता है, तो 12,000 साल से बसने की प्रक्रिया का। जलवायु परिवर्तन का अगर काल पूछे तो वो भी 8,000 साल का ही काल माना जाता है। कल मैंने ये क्वेश्चन क्या है कमेंट के अंदर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए भी दिया था, जलवायु परिवर्तन का समय क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का जो समय ये 12,000 साल पहले का माना जाता है। परिवर्तन क्या हुआ था, जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुआ तो आसपास के इलाकों के अंदर गर्मी बढ़ गई थी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था जिसके कारण गर्मी बढ़ गई थी। तो जो भी क्वेश्चन क्या है क्लास के अंदर पुट किया जाता है, अगर आप क्लास देख रहे हो, अगर आप क्लास को फॉलो कर रहे हो, आपको क्लास सही ढंग से समझ में आ रही है, तो आप इसके लिए जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में जाइए और उनका आंसर पिन करिए। इससे हमें भी क्या है वीडियो के अंदर मोटिवेशन होता है कि हाँ अगर हमने पढ़ाया तो बच्चों को अच्छे से समझ में आया, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन का जो आंसर है वो इतना जल्दी पिन किया है। ठीक है, बाकी अगर हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कल से हम हमारा 4th चैप्टर जो है 6th क्लास की हिस्ट्री का एनसीईआरटी का वो शुरू करेंगे। और जैसे ही हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में देन हम हमारी पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी की क्लासेस को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, लाइक और सपोर्ट अवर चैनल। थैंक यू।